हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपके लिए साइंस के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चंस देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ, रीज़न है इस बात का। पहले भी मैंने 100 क्वेश्चंस की क्लास शुरू की थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा आपके लिए 100 क्वेश्चंस ही लेके आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए बात करूं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए साफ सी बात है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में है ना जाएगी तो उसकी गति बढ़ेगी, है ना। और दूसरी बात है दिशा से विचलित तो होगी लेकिन वो अविलंब के ओर होगी, अविलंब से दूर होगी। तो हम ये देखेंगे, देखिए घटती है, गति तो घटेगी नहीं, दोनों ऑप्शन कट हो गए। गति बढ़ती है, गति बढ़ती है, गति बढ़ती है अविलंब से दूर हटेगी। हाँ राइट, बी आंसर इसका राइट होगा। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही सबसे पहले डर सा लगने लगता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, आपने 10th या 9th में ये पढ़ा है, एकदम इजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम लेवल पे होंगे लेकिन इजी होंगे। आपको माइंड सेट बना के रखना है, बाकी आप पे जो एग्जाम होगा उस पे और आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है जो कमरे के ताप पर मजबूत चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। देखिए कौन सा है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है या तांबा है। तो आप सभी को पता है ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट ही एक ऐसा तत्व है जो कि लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है कमरे के ताप पर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें मैं बात करूं, यदि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को उसके प्रारंभिक मान को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके नए संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नए संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो देखिए तो आप एक्सरे है ना और गामा किरणें के बीच मुख्य अंतर क्या है। इसकी तरंग दैर्घ्य पूरी तरह से समान होती है। गामा किरणें उत्पत्ति नाभिकीय होती है जबकि एक्सरे की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक होती है। देखिए एक्सरे की मर्मज्ञ शक्ति है ना, पेनेट्रेटिंग पावर का गामा किरण अधिक होती है। दोनों वेग निर्वात में भिन्न होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है, गामा किरणों की उत्पत्ति नाभिकीय होती है यानी न्यूक्लियर होती है, जबकि एक्सरे की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक होती है। आप सभी को पता है जो एक्सरे किरणें थी और अल्फा किरणें थी उनका जो उपयोग पहले भी हो चुका है। इसका अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव है जब प्रकाश यात्रा करता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब जल से कांच में करे, कांच से जल में करे, वायु से जल में करे, वायु से कांच में करे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब मतलब किसी चीज के अंदर टकरा कर आए, है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर सही होगा, कांच से जल में। देखिए ये जल है समझ लो, भरा हुआ है, इस पे कांच का वो टुकड़ा रख दिया। अब पहले तो इसके अंदर जाना है फिर वहां से अटर जाना है ना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक है ना के पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, अंतर्निहित अर्धचालक या कुचालक। देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, है ना। जो गुप्त
ऊष्मा का मान होता है 80 केल्विन प्रति ग्राम। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यदि ध्वनि तरंगें वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी राशि रहेगी? देखिए, वेग तो नहीं होगा, आवर्ती तरंग दैर्घ्य आयाम, तो इनमें आवर्ती है वो अपरिवर्तित रहती है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है इसमें है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो देखिए किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर यह आधारित है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है वो है 10 का, लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना भार वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट मंदन के साथ यानी डिक्लेरेशन यानी जो घटते वेग होता है उसके साथ ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे आ रही हो, है ना। कब होगा? देखिए, ऊपर जाएगी तभी भार महसूस होगा, नीचे आएगी तो हल्का महसूस होगा। तो जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तब क्या है, हमें भार महसूस होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर देखिए क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर संचार में सिग्नल के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये विद्युत तरंग है, प्रकाश तरंग है ना, सूक्ष्म तरंग के रूप में प्रवाहित होता है, रेडियो तरंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 12 का, है ना, 12 का जो क्वेश्चन है, एक पिंड पर लगने वाला बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? देखिए, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे एक पिंड पर लगने वाला बल और उस पिंड से उत्पन्न त्वरण के बीच संबंध न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, यानी दूसरा नियम। आपको गति के अगर तीनों नियम पता होंगे तो आप मैक्सिमम जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो कर पाओगे, साथ ही साथ फॉर्मूले भी रट लेना। पानी की बूंदों का गोलाकार होना निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? शांता, पृष्ठीय तनाव, केशिकात्व और या उत्प्लावकता। देखिए, पानी की बूंदों में जो गोलाकार होना है वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ये सभी आपको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपके एग्जाम में। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आप सभी ने पिक्चरों में देखा होगा या शक्तिमान सीरियल में देखा होगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, प्राश्रव्य एक तो होती है अश्रव्य जो सुनाई ना दे, एक होती है श्रव्य यानी जो सुनाई देती हैं, और एक होती है प्राश्रव्य। देखिए, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगे ना, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होंगी, उनको प्राश्रव्य बोलते हैं। अश्रव्य बोलते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे वाले। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में की जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि तरंग होती है, वो श्रव्य होती है, यानी जो सुनाई देने योग्य होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, जो है थर्मस फ्लेक्स के ऊष्मा का क्षय किस प्रक्रिया द्वारा रोका जाता है? चालन, संवहन, विकिरण तीनों द्वारा। तो ये तीनों द्वारा रोका जाता है, चालन, संवहन, विकिरण तीनों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? केवल अपवर्तन, केवल परावर्तन, 2 अपवर्तन, 1 आंतरिक परावर्तन, 1 अपवर्तन और 2 आंतरिक परावर्तन, या केवल विक्षेपण? तो इसका है 2 अपवर्तन होंगे इंद्रधनुष बनेगा तो 1 आंतरिक परावर्तन होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है और कंफ्यूज भी करता है
केवल परावर्तन अपवर्तन नहीं होता है। हाँ, परावर्तन अपवर्तन से होता है, लेकिन कितनी, 2 अपवर्तन होंगे या 2 आंतरिक परावर्तन होंगे, ये ध्यान रखना है ना, बाकी तो याद रह जाएगा। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे इंद्रधनुष बनता है तो 1 मिनट है ना, ये मान लो बूंद है, एक बार इसमें घुसेगा है ना बूंद के अंदर, फिर इसके अंदर विचलित होगा, ये अपवर्तन हो गया, फिर वापस निकलेगा है ना, तो 2 बार अपवर्तन हो गया, एक बार परावर्तन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, वो है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 24 घंटे। फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? फ्यूज तार की विशेषताएं होनी चाहिए उच्च प्रतिरोध। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, फ्यूज तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोध हो, निम्न गलनांक हो। देखिए जो प्रतिरोध है मतलब यानी धारा का विरोध करेगा, यानी धारा को जाने से रोकेगा, तो जो उसका अगर गलनांक होगा निम्न तो वो जल जाएगा है ना, निम्न गलनांक होगा। लेकिन निम्न गलनांक होगा तो क्या है कि वो जल जाएगा। आगे जैसे मान लो ये बीच में इसकी है जो प्रतिरोध है ना, ये तार जुड़े हुए हैं दोनों है ना, तो अगर धारा बाई चांस ज्यादा होगी तो ये जल गया तो आगे जो भी आपके लगे हुए हैं जैसे मोटर, पंखा, कूलर, सब कुछ वो जलने से बच जाएंगे। ये जल गया तो पहले ही है ना, आगे उसकी पावर की सप्लाई नहीं होगी। अगर इसका प्रतिरोध उच्च होगा ना तो ये धारा को मेंटेन करके रखेगा, आगे कम जाने देगा, ठीक है, और आगे बाई चांस चल गई तो ये जला देगा है ना। तो दोनों आप बात समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार क्या होगा? देखिए पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान 0 होगा, भार अधिकतम होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। आपने एक बात तो देखी होगी कि द्रव्यमान को न तो बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, ये एक नियम है, लेकिन भार ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहेगा और कोई द्रव्यमान का परिवर्तन है नहीं और भार 0 रहेगा। अब मुझे नियम पता था द्रव्यमान का, तो मगर मुझे इसका आंसर नहीं भी आता ना तो ऑप्शन देख के आ जाएगा, लेकिन वो पढ़ा हुआ होगा तभी आएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की बूंद का आकार सिकुड़ने, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया है, पृष्ठीय तनाव। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले भी अगर देखा तो केपलर के नियम केपलर का जो द्वितीय नियम है, क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रह का कोणीय संवेग क्या रहता है? लगातार बदलता है, संरक्षित रहता है, शून्य रहता है, सूर्य से की दूरी पर निर्भर करता है। देखिए संरक्षित रहता है यानी नियत रहता है। अगर केपलर का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार जो ग्रह का कोणीय संवेग है वो सुरक्षित रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सोनार आप सभी को पता है, जो ये जो शिप क्रूज जाते हैं उनमें यूज होती है, आगे का रास्ता देखने के लिए या नीचे गहराई नापने के लिए है ना। तो ये क्या है, इन तरंगों का उपयोग कहाँ हो जाता है? इंफ्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक रेडियो तरंगे या श्रव्य ध्वनि तरंगे। सोनार का उपयोग देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है, क्या उनमें भी सोनार का उपयोग होता है क्या? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनिक जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो अपने टारगेट को ढूंढने के लिए या टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या इनका यूज होता है, उनमें आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बता सकते तो। ट्रांसफर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? डीसी वोल्टेज को बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, रमन प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्युत्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण है ना।
तो किस प्रकार प्रभाव पड़ा देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन पर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, केवल यूरेनियम का, भारी जल या ग्रेफाइट का, तरल सोडियम का या बोरॉन छड़ का। देखिए परमाणु रिएक्टर के में जो मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में भारी जल है यानी जो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पृष्ठीय तनाव का जो मात्रक है, ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है या जूल्स मीटर है। तो देखिए न्यूटन मीटर किसका है, पृष्ठीय तनाव का ऐसा यूनिट है। आपसे केवल यूनिट पूछ ले, केवल ऐसा यूनिट पूछ ले तो आपको ऐसा यूनिट ही बतानी है। अगला जो क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता है तो हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। देखिए इसका जो आंसर है हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर किसके लिए मापा जाता है, मतलब हाइड्रोमीटर किसका मापक यंत्र है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण है, तो आप सभी को पता है उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें जो दूर की चीज रहती है ये उसे छोटा करके दिखा देता है, तो बहुत सारा बड़ा एरिया एक छोटे से दर्पण में दिख जाता है, दूर का एरिया एकदम साफ साफ दिख जाता है। हम जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है। गति के द्वितीय नियम, गति तत्व, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। जड़त्व का नियम, देखिए जड़त्व का नियम है ये, जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये जड़त्व का नियम है। जब गोली चलती है बंदूक से तो गोली भी पीछे की, वो बंदूक भी पीछे की ओर झुकती है, ये भी जड़त्व का नियम है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक है जो डायप्टर होता है, ये सभी को पता है। कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लुमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यानी वाट है वो शक्ति का मात्रक है। अगला है, साबुन के बुलबुले का चमकीला रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना, तो आप सभी को पता है व्यतिकरण है। इसके कारण प्रकाश का जो रंग है वो साबुन के बुलबुले में चमकीला दिखाई देता है। रेफ्रिजरेटरों में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है, सुंदरता के लिए, ताकि संवहन धाराएं आसानी से बन सकें और पूरा केबिन ठंडा हो सके, कंप्रेसर से दूर रखने के लिए, बर्फ जमाने में आसानी हो। देखिए संवहन धाराएं होती हैं वो आसानी से बन सके और पूरा केबिन ठंडा हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है, तो CaSO4 डॉट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसको हाफ H2O यानी B, 2H2O जिप्सम है, ठीक है, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। CaSO4.5H2O नीला होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चौथा है ना, देख लिया आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा, ग्रुप डी का फेवरेट है। ऑर्गन है, नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टोन है, इस बार आया भी था, मेरे जो शिफ्ट थी उसमें आया था, मेरा था 8 मई को अंडर ग्रेजुएट UG का जो पेपर था NTPC उसमें आया था, मैंने इसको नियोन कर दिया जो कि जेनोन होता है, स्ट्रेंजर गैस है ना। जब लोहे पर जस्ता जिंक पर चढ़ाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी प्रक्रिया आपने 9th और 8th में बहुत बखूबी पढ़ी है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सॉरी,
वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, तो ये कठोरता अगर पीने योग्य करना है तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, और धोने वाले जो होता है उसमें जो स्थायी कठोरता होती है वो वॉशिंग सोडा है ना। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों पाउडर हैं। एक ये जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाते ही क्या उसमें सवाल वगैरह नहीं बनते, जो पानी होता है और जो उसमें कचरा वगैरह होता है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी साफ रहता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का काम है। बाकी डिपेंड करेगा अम्ल वर्षा के मुख्य घटक कौन से हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सिरके के मुख्य रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में देखिए ये पाया जाता है एसिटिक एसिड। अगला जो क्वेश्चन है, सोना है ना, सोना शुद्ध जो सोना कितने कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर कितने कैरेट का सोना चाहिए, तो 24 कैरेट का चाहिए शुद्ध सोना होता है, लेकिन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 22 कैरेट चाहिए, यानी बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु। तो अधातु देखिए कौन सी है, ब्रोमीन है, जबकि धातु बोले तो पारा है ना। चमकीली धातु आयोडीन है, और क्लोरीन सबसे जहरीली गैस है। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है, देखिए एक्वारेजिया का उपयोग आभूषणों को साफ करने के लिए किया जाता है, तो आभूषणों को साफ करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए या उनकी मैल हटाने के लिए उपयोग एक्वारेजिया किया जाता है। तो देखिए HNO3 और HCl तो है, ये तो पक्का पता है, लेकिन इनमें देखिए HCl का जो है पार्ट 3 होंगे, HNO3 का एक ही होता है, जबकि HCl सबसे प्रबल अम्ल है और फिर भी इसका उपयोग ज्यादा होता है इसमें, जबकि जो धातु है वही वो कुछ न कुछ अफसोस करता होगा या फिर सुनार को इसका फायदा होता होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है क्या कहलाती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या रेडॉक्स प्रतिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा अवजोप होती है वो ऊष्माशोषी होगी, है ना। रेडॉक्स अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो जाएं तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। विस्थापन क्रिया यानी एक जो कोई तत्व है वो पूरे जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से एक तत्व को प्रतिस्थापित कर दे, वहां पर विस्थापन प्रक्रिया होती है। जो बेसिकली ऋण जो अपचयन उपचयन का बता दूं, अपचयन का है कि ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन अगर हट जाए तो उसे अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है ना, और दोनों साथ हो जाए तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। ये बेसिक है, बाकी और ऊपर भी जैसे ऋण विद्युत तत्व है और धन विद्युत तत्व है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना वो भी है, वो इतना मतलब एक्सप्लेन नहीं हो सकता एक ही साथ में। भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई विषैली गैस का क्या नाम था, देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोसाइनेट, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड या अमोनिया। देखिए उसका था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ये बहुत जहरीली गैस थी, इससे लोगों में विकलांगता आ गई और जो मरने वाले थे उनको ये माना जाता कि वो लकी थे, जो जिंदा बच गए वो अनलकी थे, क्योंकि पूरा का पूरा चेहरा मेल्ट हो जाना, हाथ पग पैदा होती हाथ पग ना होना, ये वहां पर प्रॉब्लम आने लगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है जिसे बहुत पतली चादरों में पीटा जा सकता है। तो सब देखिए चांदी भी है और सोना भी है, दोनों हैं, दोनों में तन्यता धातुवर्धनीयता दोनों पाई जाती है, लेकिन जबकि सोना है इसमें दोनों पाई जाती है। कहते हैं कि 1 ग्राम का जो तार होता है उसको 10 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम से। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है, तो उसमें कौन से अम्ल का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, प्राकृतिक रबर को कठोर और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्जन, प्रगलन,
या वल्कनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो वल्कनीकरण कहते हैं प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। बायोगैस या सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? देखिए मीथेन है, लेकिन जो एलपीजी है उसका प्रोपेन है। अगला जो क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है ताकि रिसाव का पता चल सके? कौन सा है? एथिल मरकेप्टन, है ना, एथिल मरकेप्टन। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इस वीडियो में मैं 50 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो आगे कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, कोशिश करूंगा कि अगली बार एक्सप्लेनेशन के साथ करा पाऊँ। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।